नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ लहासा की ओर के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में उस समय का वर्णन किया गया है जब फरी कलिड पोर्ट का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि ने होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते। वहां मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चौड़ी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता है। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरुआत हुई। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी अर्थात यात्रा करने का कर मांगने आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमत की चिटें अर्थात पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को ठोडलाख के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने की जगह मिली। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं दिखाई देता। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसे वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है, इसीलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहां कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहां की भाषा में कुची कुची अर्थात दया दया 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफी थी, इसलिए ये 2 घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुंचे। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा अर्थात डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी। लेखक लटकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहां से इन लोगों को टेडरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लादकर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। टेडरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम टेडरी समाधि गिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के गंडे अर्थात डंडे में बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह बनाकर दिया। वहां से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके
शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहां अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी बड़ा हिस्सा मठों अर्थात विहारों की देखरेख में है। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिकमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु अर्थात नम से उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कुंजर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं, जो मोटे कागज पर बड़े अक्षर में लिखी हुई थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक का आसन वहीं लग गया। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः टिडरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।